हेलो फ्रेंड्स, मेक माई एग्जाम में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक यादव और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का जो नेशनल मूवमेंट है वो अपने आखिरी फेज में पहुंचता है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा, जैसे कि क्रिप्स मिशन, दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट और राजगोपालाचारी फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीन टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब ईयर हम बात कर रहे हैं 1940 की। ये आखिरी फेज शुरू होता है यहां से और मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास कर देती है जिसे कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। किसने पास किया था? मुस्लिम लीग ने। और इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि वो इलाके जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में रहते हैं उन्हें अलग करो, वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, ईस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन्हें अलग करो, उन्हें अलग स्टेट बनाओ, उनका अलग स्टेट बनाओ। तो ये था पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि पास हुआ था लाहौर में। किसने पास किया? मुस्लिम लीग ने। ये टॉपिक मैंने शुरुआत इसलिए कराई है क्योंकि आगे के टॉपिक्स में हम जानेंगे किस तरह से मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इश्यूज आते हैं कि किस तरह से देश का बंटवारा होगा। आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का मन तो बना लिया था, लेकिन वो इंडिया से जा नहीं पा रहे थे। इसकी वजह थी कि पावर ट्रांसफर कैसे की जाए, कैसे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का समझौता कराया जाए, किस तरह से पाकिस्तान बने। तो उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि हिंदुस्तान भेजा गया 1942 में, 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि इसके हेड थे क्रिप्स मिशन के, ये मिशन भारत में आता है 1942 में। तो पहला सवाल कि क्रिप्स मिशन इंडिया क्यों आता है, क्या पर्पस था क्रिप्स मिशन के इंडिया आने का? तो कहा यह जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेकर, लेकिन असली वजह यह नहीं थी। असली वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि आपको याद है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की थी जब इंडियंस ने अंग्रेजों की मदद की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करता था और जीत भी उसकी हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है 1939 में, उस वक्त ब्रिटेन के अलावा और भी देश थे जो बहुत पावरफुल हो गए थे और उनमें से एक देश था जापान। साउथ ईस्ट एशिया में जगह जगह जापान के हाथों ब्रिटेन की हार हो रही थी। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल से बहाने क्रिप्स मिशन इंडिया की मदद चाहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। तो पहला रीजन कि वाई क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया, तो पहला रीजन था उसे इंडिया के लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, इंडियन सपोर्ट। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था और एशिया के कई देश उस पर भारी पड़ रहे थे, जिसमें एक था जापान। दूसरी वजह, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथी थे, अलाइड पावर्स में जो देश उसके साथ थे, जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, ये सभी देश ब्रिटेन पर प्रेशर डाल रहे थे कि जाओ और जाके इंडिया का सपोर्ट लो, इंडिया का सपोर्ट लो। ये लगातार ब्रिटेन पर प्रेशर डाल रहे थे कि आपको जाना पड़ेगा और इंडिया के सपोर्ट के बिना बात नहीं बनेगी। अब बात करते हैं, जब इंडियन लीडर्स, जो नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्हें भी पता था कि क्रिप्स मिशन इंडिया क्यों आया है। तो ठीक है, नेशनलिस्ट ने भी अपना पॉइंट रखा, जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा और क्या कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे, हम अपना सपोर्ट आपको देंगे, लेकिन बदले में हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। और वो डिमांड्स क्या हैं? एक तो आप इमीडिएटली पावर ट्रांसफर करो, हमें पावर दो इमीडिएटली। दूसरा, वॉर के बाद, आफ्टर द वॉर, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर ये दो शर्तें आप हमारी पूरी कर सकते हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। तो दो शर्तें जो नेशनलिस्ट ने इस वक्त रखी वो क्या थी? एक तो इमीडिएटली पावर हमारे हाथ में दो, हमें पावर ट्रांसफर करो। दूसरा, वॉर के बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब बात आती है कि क्रिप्स मिशन जो था उसका प्रपोजल क्या था, वो क्या कहने इंडिया आए थे?
तो कुछ हम बात करेंगे यहां पर, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि क्रिप्स मिशन के प्रपोजल क्या था, क्या इस मिशन का प्रपोजल था। तो अगर मैं पहली बात करूं, फर्स्ट वन इज, क्रिप्स मिशन ने कहा कि एक यूनियन बनाएंगे, इंडिया विल बी अ यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया बनेगा तो एक यूनियन, एक देश पूरा, लेकिन वो अभी भी हमारे डोमिनियन स्टेटस में रहेगा। मतलब भारत को हम एक पूरा देश तो बना देंगे, एक यूनियन बना रहे हैं, लेकिन वो रहेगा अभी भी हमारे अंडर। दूसरी चीज, आफ्टर द वॉर, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, ये बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली इस असेंबली में लोग कौन होंगे, कुछ लोग तो होंगे इलेक्टेड, कुछ होंगे नॉमिनेटेड। जो इलेक्टेड लोग होंगे उन्हें, वो कहां से होंगे, जो कि उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं स्टेट में, ये वहां से चुने जाएंगे। और कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें नॉमिनेट कौन करेगा, अपने अपने स्टेट के प्रिंसेस। तो एक काम तो इंडिया डोमिनेंट स्टेटस में रहेगा, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए वॉर के बाद, जो कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इलेक्टेड लोग भी होंगे, नॉमिनेटेड लोग भी होंगे। तीसरी चीज, जब ये सब हो रहा होगा तब तक उस दौरान इंडिया का जो डिफेंस है वो हमारे हाथ में ही रहेगा। मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया, सारी जो पावर है वो अभी भी किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथ में। तो ये एक यहां पर ये पॉइंट अगर आप देखें तो यहां आपको पता चल रहा है कि इंडिया को यूनियन बनाया जा रहा है, देश का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस में वो किसके रहेगा, अभी भी ब्रिटेन के। पावर अभी डिफेंस की अगर बात करें, पावर अभी भी सारी किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास। और जो इंडिया यूनियन बनेगा उसमें जो स्टेट चाहेगा वो भारत को छोड़ के जा सकता है, मींस राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब जो कोई भी स्टेट अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और जब चाहे तब भारत को छोड़ के जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स से जो क्रिप्स मिशन ने रखे थे। यहां पर इंडिया ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया, नेशनलिस्ट लीडर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया इन पॉइंट्स पर, उसकी बात करते हैं कि नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था। तो सबसे पहली बात तो, नेशनलिस्ट इस चीज को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अब उनकी डिमांड डोमिनियन स्टेटस नहीं, उनकी डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पहली चीज जो पॉइंट कहा गया कि इंडिया को मिलेगा डोमिनियन स्टेटस, लीडर्स उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, एक बात। दूसरी चीज, जो राइट टू सेसीड, यानी कि आप जो स्टेट चाहे वो भारत से अलग हो सकता है, यह चीज भी गलत है, क्योंकि इससे इंडिया की यूनिटी पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया की यूनिटी खत्म होगी। अगर जो स्टेट जब चाहेगा तब इंडिया से अलग हो जाएगा, तो जब इंडिया की यूनिटी बचेगी ही नहीं। तीसरी चीज, अंग्रेज कह रहे हैं कि भारत का डिफेंस अभी भी हमारे हाथ में रहेगा, यह चीज भी गलत है। इसका मतलब आपने अभी भी सारी पावर किसको दे रखी है, गवर्नर जनरल को। हमारे पास तो पावर आई ही नहीं, आप हमें डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हो, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। आप हमें यूनियन बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे स्टेट्स को ये पावर दे रहे हो कि वो जब चाहें भारत को छोड़ के जा सकते हैं। तीसरी चीज, डिफेंस आप अभी भी अपने हाथ में रख रहे हो। चौथी चीज जो हमने मांग की थी कि हम वॉर में आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें इमीडिएटली पावर चाहिए, देयर शुड बी एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, एंड आफ्टर द वॉर वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन इमीडिएट पावर ट्रांसफर की कोई बात ही नहीं की, कोई प्लान ही नहीं है। इमीडिएट पावर ट्रांसफर के लिए कोई प्लान नहीं है, नो प्लान। तो इन सब वजहों से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम क्रिप्स मिशन को नहीं मानते। साथ ही साथ कुछ अंग्रेज और भी थे, जैसे कि विंस्टन चर्चिल, वो भी क्रिप्स मिशन के फेवर में नहीं थे। तो यहां पर एक जरूरी बात जानने की है, यह क्रिप्स मिशन फेल होने के कारण क्या थे। ये सारे कारण थे क्रिप्स मिशन के फेल होने के।
यहां पर देखा जाए तो अंग्रेज दोबारा वही अपनी चाल खेल रहे हैं कि जरूरत है भारत की जरूरत है, लेकिन अभी भी इंडिया के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहे हैं। यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस के साथ, स्टेट्स को मौका दे रहे हैं जब चाहे तब अलग हो जाओ, पावर ट्रांसफर का कोई प्लान नहीं है, और सारी पावर अभी भी किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल के हाथ में। इसलिए क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन एक्चुअली में क्या है? एक पोस्ट डेटेड चेक, एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है जो किसी काम का नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको कोई बहुत बड़े अमाउंट का चेक दे दूं और कहूं इसका यूज आप अभी नहीं कर सकते, पैसे निकालने के लिए आप 10 साल वेट करो, तो ऐसे चेक का क्या फायदा? तो गांधी जी ने भी यही कहा कि क्रिप्स मिशन इज एक्चुअली अ पोस्ट डेटेड चेक जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि क्रिप्स मिशन का इतना विरोध हुआ, इसलिए फाइनली मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स लौट गए अपने देश वापस, और क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। तो अब देश में क्या चल रहा था? देश के लोगों को, खासकर कि नेशनलिस्ट लीडर्स को, यह पता था कि क्रिप्स मिशन तो अब फेल हो चुका है, और वो किस नियत से आया था वो भी वो जानते थे। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट की, जिसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942। लेकिन ये आंदोलन शुरू करने की वजह क्या थी, पहले हमें यह जानना जरूरी है। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया और वापस स्टैफर्ड क्रिप्स अपने देश वापस लौट गए, तो उसके बाद गांधी जी को एक बात समझ में आ गई, नेशनलिस्ट लीडर्स को एक बात समझ में आ गई कि ये जगह जगह जो जापान और अंग्रेजों की लड़ाई हो रही है, ये इंडिया तक भी पहुंचेगी। और जापान धमकी दे रहा था कि वो अंग्रेजों पर अटैक करने के लिए इंडिया आएगा। गांधी जी को और बाकी नेशनलिस्ट लीडर को ये समझ आने लगा था कि अगर जापान का इन्वेजन हुआ इंडिया में, जापान अंदर आया भारत के, तो उसकी कीमत इंडियंस को भी चुकानी पड़ेगी। आज अंग्रेजों के गुलाम है, कल जापानियों के गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन शुरू किया कि सबसे पहले तो हमें करना क्या है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, क्योंकि मुसीबत की जड़ अंग्रेज ही हैं। ये अंग्रेज जब तक भारत में रहेंगे, जापान के आने का खतरा बना रहेगा। तो एक तो रेजोल्यूशन इसलिए कि अंग्रेजों को बाहर निकालो, दूसरा किसी भी तरह के जापानीज इन्वेजन के खिलाफ नॉन वायलेंट रह के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये शुरुआत, जो इसकी शुरुआत हुई 1942 में, उसकी वजह क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रीजन क्या था इस क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसके रीजंस की अगर हम बात करें कि ऐसा आंदोलन गांधी जी को क्यों चलाना पड़ा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर बनता है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, कि जो क्रिप्स मिशन फेल हुआ, यह एक बहुत बड़ी वजह थी। क्रिप्स मिशन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स लेकर, फेल हुआ, वापस गया। अंग्रेज सरकार अपने एटीट्यूड में बदलाव ला नहीं रही थी, भारत के लोग जो मांग कर रहे थे वो पूरा हो नहीं रहा था, इसलिए एक वजह बनी। दूसरी चीज, हाई प्राइसेस, महंगाई बढ़ती जा रही थी, लगातार देश की जनता परेशान थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। तीसरी चीज, शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया, एक सोच थी हम लोगों की कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर जो हैं, दे आर रेशियली सुपीरियर, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो अजय हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा, इंडियंस ने देखा कि किस तरह से एशिया का एक कंट्री अंग्रेजों को हरा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में जगह जगह अंग्रेज हार रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वहां की जनता को उनके भाग्य पर, उनके फ्यूचर को देखे बिना उन्हें अपने हाल पर छोड़कर भागे जा रहे हैं। कहां तो अंग्रेज दावा करते थे कि हमारी सरकार है, हम जनता का ध्यान रखेंगे, और कहां अंग्रेज जनता को उसके हाल पर छोड़ छोड़ के भागने लगे। ये बात हमें भी पता चली। तो हमारे दिमाग से एक जो मिथ था, एक गलत फहमी थी कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, वो हमारे दिमाग से टूट गया, वो हट गया, हमारे दिमाग से निकल गया कि हाँ, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है, उन्हें हराया भी जा सकता है। तो जिस तरह से वो साउथ ईस्ट एशिया में हार रहे थे, जिस तरह से क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, इस सब ने गांधी जी को मजबूर किया एक नया आंदोलन चलाने के लिए, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यहीं पर 1942 में ही बॉम्बे में
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया गया। किस चीज का रेजोल्यूशन पास किया गया? कि ब्रिटिश विड्रॉल, कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है देश से। गांधी जी ने बहुत समझदारी के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्हें दोनों चीजों का ध्यान रखना था, उन्हें अंग्रेजों को देश से बाहर भी निकालना था और उन्हें इस चीज का भी ध्यान रखना था कि जापान जो है उसकी दुश्मनी भारत से ना हो, वो इंडिया पर कब्जा ना करे। तो यहां पर धीरे धीरे इस मूवमेंट को गांधी जी ने कैसे आगे बढ़ाया? इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल लेवल से इस मूवमेंट को शुरू किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, और धीरे धीरे इसे एक मास मूवमेंट में तब्दील कर दिया। इसे एक बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया, एक मास मूवमेंट के रूप में इसे तब्दील कर दिया। यहां पर गांधी जी ने देश की जनता को, हर सेक्शन को, हर वर्ग को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि आप उन्हें फॉलो कीजिए और देश के आंदोलन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये वो आंदोलन था जहां पर बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, वर्कर्स, पीजेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन सभी ने किसी ना किसी तरह से पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने भी अपना रवैया बहुत सख्त रखा। सरकार ने भी बहुत ही रिप्रेसिव मोड में डील किया। लेकिन उससे पहले पब्लिक ने किस तरह से साथ दिया गांधी जी का, हम उसकी बात करेंगे। यहां सबसे पहले जो पब्लिक थी, फोर्सफुली उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के सिंबल्स थे, गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो भी सिंबल्स हैं, उन्हें तोड़ फोड़ दिया। सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया, वहां पर अपना तिरंगा फहरा दिया। रेलवे ट्रैक्स उन्हें उखाड़ दिया। टेलीग्राफ लाइंस वर कट, ताकि अंग्रेजों का कोई संपर्क ना रह सके बाहर की दुनिया से और वो और फोर्स ना बुला सके। तो इस तरह से पब्लिक ने फोर्सफुली अंग्रेजों को वहां से हटाने की कोशिश की। अब सरकार का रिस्पॉन्स क्या था? सरकार का रिस्पॉन्स अगेन रिप्रेसिव था। बहुत ही सख्ती से सरकार पेश आई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया गया, लगभग 10,000 लोग मारे गए। इस वजह से गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि इस आंदोलन में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए क्या किया? फास्ट अंटिल डेथ। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। इसी आंदोलन में गांधी जी ने यह नारा दिया था। अब बात आती है कि यह आंदोलन क्या सक्सेसफुल रहा? यह आंदोलन बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि पहली बात, इसमें भारत के हर वर्ग ने हिस्सा लिया, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सबने पार्टिसिपेट किया। दूसरी चीज, अब तक जो लोग सरकार के लिए लॉयल रहते थे, वो लोग भी अब कहने लगे कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो। एक और खास बात कि अब अंग्रेजों को इस पूरे आंदोलन में एक बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि अब हम इंडिया में नहीं रह सकते और अब हम इंडियंस की जो डिमांड्स हैं उन्हें कुचल कर इंडिया में हमारा रहना अब मुश्किल है। यहीं से, इसी के बाद अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब हमें भारत से जाना होगा और जाने से पहले हमें भारत के लोगों को पावर ट्रांसफर करनी होगी। और जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक मुद्दा उठ रहा है कि बंटवारा करना है, मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें उन इलाकों को अलग करना है, सेपरेट स्टेट बनाना है जहां पर मुसलमान रहते हैं, तो इस सारे मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे भारत को पावर ट्रांसफर करनी है, यह अंग्रेजों का अब मकसद बन गया। अब प्रॉब्लम कहां थी? मुस्लिम लीग का कहना था कि वो इलाके जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो हमें अलग चाहिए, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट, वहां पर हमें अलग देश बनाना है, उन इलाकों को अलग कीजिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह मानना नहीं था। तो ऐसे में एक डेडलॉक आ गया कि मुस्लिम लीग का कहना कुछ और है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना कुछ और है। तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व कराने के लिए कुछ लोगों ने अपने अपने लेवल पे कोशिशें की। उन्हीं में से एक थे सी राजगोपालाचारी, और वो एक फॉर्मूला लेकर आए जिसे कहा जाता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला या फिर CR प्लान। इस प्लान के जरिए उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुलह हो सके। तो अब हम बात करेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जिसे CR प्लान के नाम से भी जाना जाता है।
सीधी सी बात, यहां पर राजगोपालाचारी जी ने 2 पॉइंट रखे। पहला कि मुस्लिम लीग को हमारी मदद करनी होगी, कांग्रेस की मदद करनी होगी आजादी हासिल करने में, इंडिपेंडेंस हासिल करने में। दूसरा, जो हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे सेंटर में, उस सरकार को बनाने में भी आप हमारी हेल्प कीजिए, बदले में आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप अपने दोनों इलाकों में आप अपना देश बनाना चाहते हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं, वो आप कीजिए, लेकिन वो होगा कैसे? वहां पर होगी वोटिंग, यानी कि जो मुसलमान मेजॉरिटी एरियाज है, मुस्लिम मेजॉरिटीज इलाके हैं, वहां पर जनता वोटिंग करे, नॉर्थ वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, कि वो अलग होना चाहती है या नहीं। लेकिन जिन्ना ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिन्ना चाहता था कि कांग्रेस अडॉप्ट करे 2 नेशन थ्योरी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पे एक सेंटर, एक कॉमन सेंटर बने, एक गवर्नमेंट बने। वो 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करता था और उसका मानना था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही वोट करने का मौका दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट के इलाकों में सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वहां पार्टीशन होगा। बाकी जनता, दूसरे धर्म के लोग जो वहां रहते हैं, उनका क्या कसूर है? उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है वोटिंग करने का? यह कहना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो सी राजगोपालाचारी जी ने बहुत अच्छी कोशिश की कि कैसे भी करके ये डेडलॉक रिजॉल्व हो सके, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 2 नेशन थ्योरी पे चलूंगा और मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग वोटिंग करें, जो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न इलाके हैं उनमें सिर्फ मुसलमान वोट करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से सीआर प्लान जो है वो फेल हो जाता है। ये एक अच्छी कोशिश थी, जहां पर कि अगर थोड़ा सा मुस्लिम लीग की तरफ से झुकाव होता तो चीजें रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन सीआर प्लान जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ। आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि किस तरह से सीआर प्लान के फेल होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग प्लान्स लेकर आती है। वो एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजती है। कैबिनेट मिशन प्लान कोशिश करता है कि इन दोनों के बीच जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके, वो सॉल्व हो सके, लेकिन वो भी फेल होता है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है। वो किस तरह से माउंटबेटन प्लान हिंदुस्तान का बंटवारा कराता है, कैसे पाकिस्तान और इंडिया 2 डोमिनेंट अलग अलग बनते हैं, किस तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है। तो हम बात करेंगे आखिरी पड़ाव की मॉडर्न हिस्ट्री में। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। So please do share, like and subscribe our channel. Thank you.